नमस्कार, वीकेबी न्यूज में सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। अगले कुछ दिनों में नागपुर में फिर से लगने वाले कोविड प्रतिबंधों के संकेतों के बाद एनवीसीसी द्वारा इसका तीव्र विरोध किया जा रहा है। लॉकडाउन के विरोध में एनवीसीसी की सड़क पर उतरने की चेतावनी। भाजपा नेता पडलकर आरोप साबित करे नहीं तो 50 करोड़ की मानहानि का दावा ठोकेंगे मंत्री विजय वडेट्टीवार। और मानकापुर में देसी माउजर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। बड़ी डकैती की योजना बना रहे थे आरोपी। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के पालक मंत्री नितिन जी राउत से निवेदन है कि व्यापार समय सारणी से संबंधित किसी भी तरीके का निर्णय सभी स्टेक होल्डर से बात करके लिया जाए, अन्यथा नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स तीव्र रूप से विरोध करेगा। ये चेतावनी एनवीसीसी के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश जी मेहाड़िया द्वारा दी गई है, जो व्यापारी संगठन द्वारा दी गई है। सोमवार को पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत द्वारा कड़े निर्बंध के संकेत देते ही व्यापारी वर्ग परेशान हो गया, जिसे देखते हुए अगर लॉकडाउन लगाया गया तो एनवीसीसी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा, ऐसा साफ शब्दों में कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन प्रकाश मेहड़िया, प्रेसिडेंट नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स नागपुर से। दोस्तों, ये वीडियो मैं 6 सितंबर 2021 को जारी कर रहा हूं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम सबको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हमारे माननीय पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत जी ने आज उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक ली, जिसमें हो सकता है आने वाले 3 दिन में नागपुर जिले में, नागपुर शहर में कड़क निर्बंध लगाया जाए। जो हो सकता है 4 बजे तक दुकानें चालू रहे, 8 बजे तक रेस्टोरेंट का समय रहे। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय नितिन राउत जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सर, आप जो भी डिसीजन लेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सारे स्टेक होल्डर से बात करके लेंगे। नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा से शासन प्रशासन के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए काम करते आया है। हमारे व्यापारियों ने जब आपने जो निर्बंध और लॉकडाउन लगाए उसका पालन किया है। ऐसा कोई भी डिसीजन मत लीजिए सर। जरूर 2 दिन में केस बढ़े हैं, 3-4 केस, 5 केस तक बढ़े हैं नागपुर शहर में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें 8 से 10 दिन का एक ट्रेंड देखना चाहिए। जो लेवल्स की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से अभी तक नागपुर शहर 0.5 के आसपास भी नहीं गया है। तो कृपा करके अभी आप कोई लॉकडाउन नहीं लगाइए, कोई निर्बंध नहीं लगाइए। व्यापारी परेशान है। अभी पटरी पे गाड़ी आई थी तो थोड़ा सा ये आपका आज जो आने से पूरे व्यापारी जगत में आज तहलका मच चुका है। आने वाले त्योहारों के लिए मैं नागपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाला कल का पोला और आने वाले गणेश जी के लिए हम बहुत साधारण तरीके से इसको साजर करें, इसे बनाएं। गणपति हमारे घरों में आएंगे और हम उनको पूरी अच्छे से श्रद्धा से उनको रखें, लेकिन कहीं पर भी हम भीड़ भाड़ होने ना दें। ऐसा ना करें कि कोरोना को अपना सर उठाने का मौका मिले। मैं माननीय नितिन राउत जी से फिर से निवेदन करना चाहूंगा, सर, आप जो भी डिसीजन लेंगे सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर लीजिए। अगर अभी लॉकडाउन लगता है या निर्बंध लगता है तो नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसका कड़ा विरोध करेगा और जरूरत पड़ी तो रास्ते पे उतर के भी अपना विरोध दर्ज कराएगा। धन्यवाद। सहायता, पुनर्वास और ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार ने चेतावनी दी है कि वह बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर के खिलाफ 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि पडलकर द्वारा किए गए आरोप सिद्ध हुए तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पडलकर ने आरोप लगाया है कि वडेट्टीवार ने शराब की दुकानों में लूट मचा रखी है, इसलिए चंद्रपुर में दारूबंदी हटा दी गई। इस आरोप के बाद वडेट्टीवार का पारा 7वें आसमान पर है। सहायता, पुनर्वास और ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार ने इस मामले में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दम है तो पडलकर अपने आरोप सिद्ध करके बताएं। उन्होंने कहा कि अपने और रिश्तेदारों के नामों पर कोई शराब की दुकान नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी कोई कंपनी नहीं है। वडेट्टीवार ने कहा कि विधायक पडलकर ओबीसी आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वह किसी से सुपारी लेकर बात कर रहे हैं। अगर ओबीसी में ऐसा जुनून है तो पडलकर को साथ आना चाहिए। पडलकर ने बैठक में कहा था कि वह निष्ठा की शपथ लेने के बाद भाजपा में शामिल नहीं होंगे। यह पूछे जाने पर कि उनके साथ क्या हुआ,
वडेट्टीवार ने कहा कि पडलकर को किसी पर भी बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी ओर ध्यान खींचने की आदत है। वे हारे हुए उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद भेजा है। वडेट्टीवार ने कहा कि उन्हें बस इतना करना है कि भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए महाविकास आघाडी के नेताओं पर निराधार आरोप लगाए। काही पत्रव्यवहार केलेला आहे। त्या मालकाला मला सांगणं आहे की मी 5 वेळा विधानसभेचा आमदार म्हणून निवडून आलेलो आहे। त्या चुकीच्या माहितीच्या आधारे याने जो काही पत्रप्रपंच केला आहे त्याला माझं उत्तर आहे की बाबा रे, तू माझास मी किती शिकला हे काढलास, पण तुला माहीत नाही तुमचे देशाचे शिक्षण मंत्री किती शिकले आहेत। आत्ताच कोकणातून नेते झालेत, जे केंद्रीय मंत्री झालेत ते किती शिकले आहेत। आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील माजी केंद्रीय मंत्री होते ते किती शिकले आहेत याची जरा माहिती घ्या। माजी मंत्री तो तर तुमच्याकडे 3रा वर्ग शिकलेला पाणी पुरवठा मंत्री झाला, बबनराव लोणीकर। आमच्याकडचा 10वी झालेलाच माणूस केंद्रीय मंत्री झालाय चंद्रपूर जिल्ह्यातील, आणि कोकणातील एक नेते केंद्रीय मंत्री आत्ताच नुकतेच घेतले। काय बोलतो, कोणावर बोलतो, कसा बोलतो, तुझी आत्ता पुढे तू जनतेम आलेला आहे आणि मला म्हणतो की तुम्ही 23 दुकानं पार्टनरशिपमध्ये। अरे नालायका, एक दुकान जर निघाला तर राजकारणातून बाद होईल। मी कोणाशी माझी भागीदारी असेल, कुठल्या दुकानात भागीदारी असेल तर मी राजकारणातून बाद होईल। आणि तुला हे पत्र पंचपंच केलं आहेस त्याला एवढंच माझं सांगणं आहे की एक जरी आरोप पुरू करून दिलास ना तुझ्यावर मानहानीचा दावा टाकेल आणि चंद्रपूर गडचिरोलीला तुला चक्रा मारायला लावेल आणि तुझ्याकडून या मानहानीच्या बदल्यात वसूल करेल। हाही मात्र तुला लक्षात ठेव, मी 50 कोटीचा दावा या पडळकरावर टाकणार आहे। एकाही आरोप मग तो त्यामध्ये त्यांनी भागीदारीमध्ये दारू व्यवसाय सुरू केला, अत्यंत हीन आणि चुकीचा। 1 रुपया कोणाकडून आम्ही घेतलेला नाही, चहाचा सुद्धा रागिला नाही। चंद्रपूर जिल्हा अख्खा साक्षी आहे आणि हा तिकडे जाऊन चुकीच्या माहितीवर सांगतोय। आणि कोण घेतोय टक्केवारी, गोशीखुर्ची? जर तू एका बापाची औलाद असशील पडळकर तर सिद्ध करून दाखव आणि एक माणूस उभा करून दाखव की ज्याच्याकडून मी टक्केवारी घेतली आहे। बेताल आणि फुकटच्या प्रसिद्धीसाठी वाटेल त्या पद्धतीनं असे घाणेरडे आरोप करणं हे सोडून दे, नाहीतर आम्हालाही बोलता येतं। पण राजकारणात सन्मान आणि मान हा एकमेकाचा ठेवायचा असतो। म्हणून त्या आरोप जे केलेत, कधीतरी छत्तीसगडमध्ये फॅक्टरी आहे म्हणून तुझ्या नावानं करून देतो, शोधून आण, तुझ्या खानदानीच्या नावानं सगळं लिहून देतो जर फॅक्टरी असेल तर। माझ्या नातेवाईकाची कुणाचीही जर भागीदारी असेल कुठल्या दुकानामध्ये आणि कुठल्या फॅक्टरीमध्ये दारूच्या, तर तू प्रायश्चित्त भोगायला तयार हो आणि माझी माफी माग, अन्यथा तुला याचे प्रायश्चित्त, तुला मानहानीच्या दाव्याला सामोरं जावं लागेल, हे तू लक्षात ठेव। 5 पावली थाना अंतर्गत टेकानाका परिसर में अवैध साहूकार ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बेसबॉल स्टिक और रॉड से वार कर उसे जान से मारने की कोशिश की। जख्मी शिवशक्ति लेआउट यशोधरा नगर निवासी शफीक अंसारी बताया गया। पुलिस ने बताया कि शफीक सब्जी का वाहन चलाता है। 2 वर्ष पहले शफीक ने कोमल सिंह संधू नामक साहूकार से 10% प्रतिमाह ब्याज पर 2 लाख रुपए उधार लिए थे। शफीक ने उसे 1,50,000 रुपये लौटा दिए, लेकिन लॉकडाउन के चलते काम धंधा बंद होने के कारण उसकी आर्थिक हालत खस्ता हो गई। उसने संधू से बाकी रकम लौटाने के लिए समय मांगा था। इस वजह से 1 महीने पहले दोनों का विवाद भी हुआ। सोमवार की दोपहर 3 बजे के दौरान शफीक टेकानाका परिसर में स्थित HDFC बैंक में रकम डालने गया था। बाहर निकलते ही कोमल, संधू, उसके भाई मोनू और अन्य 2 ने शफीक को घेर लिया। रकम नहीं लौटाने के कारण बेसबॉल स्टिक और लोहे की रॉड से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। आरोपी उसे लगातार मारे जा रहे थे। स्थानीय नागरिक और बैंक के कर्मचारियों ने बीच बचाव कर शफीक को छुड़ाया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। शफीक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके सिर और मुंह पर गंभीर चोट लगी है। रॉड के वार से रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। नागपुर के यशोधरा पुलिस ने चोरी के एक मामले में चोरी के एक स्प्लेंडर गाड़ी पर घूमते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के पास से चोरी के 2 वाहन भी मिले हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यशोधरा नगर पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि यादव नगर में रहने वाला फैजान नामक एक युवक चोरी के एक वाहन को लेकर घूम रहा है। इसी सूचना पर ईटा भट्टी चौक में ट्रैप लगाकर पुलिस ने आरोपी फैजान को उसके एक अन्य साथी के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपने दूसरे साथी सूर्या जाम्बुलकर के साथ दुपहिया गाड़ी चोरी करने की बात कबूल की, जिसके साथ ही कुछ दिन पहले छावनी सदर परिसर में भी एक अन्य दुपहिया चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद कबूल किया। उसके बाद आरोपी के पास से दोनों चोरी के दुपहिया वाहनों को बरामद कर लिया गया। इस कार्रवाई को पुलिस निरीक्षक संजय जाधव के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक मधुकर काठोके, संजय कोटांगले, संतोष सिंह ठाकुर, अरुण चांदने, किशोर धोटे, प्रफुल्ल चिंतले ने मिलकर अंजाम दिया है। दिनांक 4/9/2021ला आम्ही पोस्ट यशोधरा नगर हद्दीत आमचे गुन्हे प्रगती पथकासह पेट्रोलिंग करत असताना आम्हाला आमच्या गुप्त बातमीदाराकडून माहिती प्राप्त झाली की मोहम्मद फैजान नावाचा इसम आपल्या मित्रासह चोरीची बाईक घेऊन फिरत आहे बा। त्यावरून आम्ही योग्य तो सापळा रचून स्टाफच्या मदतीने त्याला व त्याच्या मित्राला ताब्यात घेतले असता ती बाईक त्या पोस्ट यशोधरा नगर अपक्रमांक 604/379 मध्ये चोरी गेलेली बाईक असल्याचे समजले। त्यावरून आम्ही दोन्ही आरोपींना नमूद गुन्ह्यात अटक करून सविस्तर तपास केला असता त्याचा मित्र सूर्या जांभुळकर यांनी पुन्हा एक मोटरसायकल त्याच्या मित्र फैजानसह सदर हद्दीतून चोरल्याचे निष्पन्न झाले। दोन्ही वाहन आम्ही ताब्यात घेऊन दोन्ही गुन्ह्यातील एकूण 55,000 रुपयाचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला। नागपुर के मानकापुर पुलिस की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान मिली गोपनीय जानकारी के बाद छापामार कार्यवाही कर डकैती की योजना बना रहे 3 आरोपियों को घातक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि इस छापामार कार्यवाही के दौरान 2 आरोपी भागने में कामयाब हो गए हैं, जिनकी तलाश भी पुलिस कर रही है। आरोपियों के पास से 2 देसी माउजर व 8 जिंदा कारतूस सहित करीब 1,43,318 रुपए के माल को भी बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी महिला पुलिस उप निरीक्षक मंगला मुकासे, जो कि मानकापुर पुलिस थाने में कार्यरत है, अपने स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान उन्हें गोपनीय जानकारी मिली कि मानकापुर परिसर के इंदौर स्टेडियम बस स्टॉप के सामने सार्वजनिक रोड पर कल्पना टॉकीज के पास कुछ लोग हथियारों के साथ संदिग्ध अवस्था में जमा हुए हैं और कहीं डकैती डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी सूचना पर छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को घातक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया, जबकि इस छापामार कार्यवाही के दौरान 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। पकड़े गए आरोपियों में नावेद आयाज शेख, साई बाबा नगर, संतोषी किराना दुकान के पीछे खरबी निवासी, नीलेश बोंडे गली नंबर 11, इंदौरा निवासी और शहबाज उर्फ टीपू खान डांगरे लेआउट बुखारा निवासी का समावेश है, जबकि फरार आरोपियों में सलमान रहीम शेख ओम नगर नारा रोड निवासी उसके एक अन्य साथी का समावेश है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। गौरतलब रहे कि फरार आरोपी सलमान पर इससे पहले एक हत्या का मामला भी दर्ज है। आरोपियों के पास से तलाशी के दौरान एक चौपहिया गाड़ी क्रमांक MH17V1080 से 2 देसी माउजर, 8 जिंदा कारतूस, एक लोहे का फारसा, 2 लोहे की कटियार, मिर्ची पाउडर सहित करीब 1,43,318 रुपए के माल को भी बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ मानकापुर पुलिस थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 399, 402 व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नागपुर के बेलतरोड़ी पुलिस थाना अंतर्गत चोरी के 2 अलग अलग मामलों में आरोपियों ने 2 बंद घरों को निशाना बनाते हुए कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। आरोपियों ने सेंधमारी करते हुए लाखों के माल पर हाथ साफ किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 सितंबर से 6 सितंबर 2021 के दौरान फरियादी सौरभ नारायण ओक प्लाट नंबर 24 मधुबन सोसाइटी नरेंद्र नगर एक्सटेंशन सोमलावाड़ा निवासी ने अपने घर को सैनिटाइजेशन किया था और पूरा परिवार घर को ताला लगाकर 2 सितंबर को बाहर चले गए थे। उसी दौरान अज्ञात आरोपी ने हॉल की खिड़की की ग्रिल को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और बेडरूम में स्थित लकड़ी की अलमारी से कैमरा, 2 लैपटॉप, लेडीज पर्स, चांदी के आभूषण, 6 मोबाइल
मोबाइल फोन और जरूरी कागजात, नकदी 35,000 रुपयों सहित करीब 1,96,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। फरियादी जब 6 तारीख को अपने परिवार के साथ घर वापस आया तब उसे इस चोरी की बात का पता चला और बेलतरोड़ी पुलिस थाने में शिकायत दी गई। चोरी के दूसरे मामले में फरियादी राजू रामचंद्र लांबट प्लॉट नंबर 43 साई कृपा सोसाइटी बालपांडे लेआउट नरेंद्र नगर निवासी के ससुर मधुकर गायधने का 5 सितंबर को जन्मदिन था। जन्मदिन का केक काटने के बाद पूरा परिवार खाना खाने के लिए घर को ताला लगाकर बाहर गए हुए थे। उसी दौरान अज्ञात आरोपियों ने घर के ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और बेडरूम में रखे सोने व चांदी के आभूषण सहित करीब 1,89,000 रुपयों के माल पर हाथ साफ कर लिया। फरियादी ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 454, 457, 380 के तहत मामला दर्ज किया है। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 गांधीनगर, LAD College Square, beside कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने महानगर पालिका का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शहर की सभी सीटों पर समिति अपने विदर्भवादी उम्मीदवार उतारेगी। मुख्य संयोजक राम नेवले ने बताया कि इस संदर्भ में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि चुनाव आंदोलन के रूप में महानगर पालिका चुनाव लड़ा जाएगा। विदर्भ की राजधानी नागपुर मनपा में विदर्भवादी सत्ता लाने के लिए जनता के बीच जाकर संपर्क किया जाएगा। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के मुख्य संयोजक राम नेवले ने जनता से अपील की कि सत्ता में आमूलचूल परिवर्तन के लिए विदर्भवादियों को एक बार अवसर दें। उन्होंने कहा कि जनता सभी राजनीतिक पार्टियों की सत्ता का अनुभव ले चुकी है। प्रचंड धनराशि खर्च कर भी जनता को सुविधाएं नहीं मिलती। जनता से टैक्स वसूल कर उस पर सत्ताधारी डकैती कर रहे हैं। तिजोरी खाली कर टैक्स बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यह लूट रुकनी चाहिए। जनता की सरकार सिर्फ जनता के लिए होना चाहिए और विदर्भ राज्य आंदोलन समिति को अवसर दिया गया तो जनता को उसकी ही सरकार मिलेगी। चुनाव के लिए समिति का घोषणा पत्र जल्द जारी किया जाएगा। प्रचार व अन्य कार्यों के लिए समितियों का गठन भी जल्द ही किया जाएगा। बैठक में मुकेश मासूरकर ने युवाओं को वीरांश से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं और महिलाओं को चुनाव में उतारा जाएगा। ग्रीन विजिल फाउंडेशन पर्यावरण संस्था की ओर से डिप्टी टीम लीड मेहुल कोसुरकर की प्रमुखता में नागपुर शहर के अलग अलग तालाबों का परीक्षण किया गया। इसमें सकरदरा तालाब की हालत सबसे ज्यादा खराब पाई गई। तालाब में पानी भी कम है एवं चारों तरफ जलकुंभी घास और वाटर लिली का कब्जा हो गया है। इस वजह से सकरदरा तालाब में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 3 mg प्रति लीटर पाई गई। वहीं pH 7.8 दर्ज किया गया। परीक्षण में साफ हो गया है कि सकरदरा तालाब की साफ सफाई करना अति आवश्यक है। फाउंडेशन की ओर से पिछले 9 वर्षों से अर्थ इको इंटरनेशनल नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर सिटी मुख्य तालाबों का परीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत वर्ष में 3 बार परीक्षण किया जाता है। इसमें फरवरी गणपति विसर्जन से पूर्व एवं गणपति विसर्जन के बाद किया जाता है। अर्थ इको इंटरनेशनल संस्था द्वारा हर वर्ष एक डेटा बुक प्रकाशित किया जाता है जिसमें विभिन्न देशों की नदी व तालाबों के डेटा का समावेश होता है। ग्रीन विजिल फाउंडेशन के शीतल चौधरी ने कहा, पिछले वर्ष
से किसी भी तालाब में मूर्तियों का विसर्जन नहीं होने से हालत ज्यादा खराब नहीं है। फुटाला में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 4.5 mg प्रति लीटर, गांधी सागर में 4 mg प्रति लीटर एवं सोनेगांव में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 4.5 mg प्रति लीटर पाई गई। तालाबों में अन्य मूर्तियों सहित निर्माल्य का विसर्जन काफी मात्रा में हुआ है। तालाबों में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई बहुत जरूरी है। इसके लिए जैसे फव्वारे आदि लगाए जाने चाहिए। तालाबों को सौंदर्यीकरण के साथ ही पारितंत्र को बचाना भी जरूरी है। पीओपी मूर्तियों को लेकर हाईकोर्ट द्वारा नियमों का पालन करने के सख्त आदेश जारी किए गए, जिसके बाद अचानक सक्रिय हुई मनपा की ओर से कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया। दोपहर जैसे ही एनडीएस का दास्ता कार्रवाई के लिए मूर्तियों के मुख्य बाजार चितारोली पहुंचा, वहां जमकर हंगामा शुरू हो गया। 2 वर्षों बाद व्यापार करने का कुछ समय मिलने के बावजूद अब इस तरह अचानक कुछ पाबंदियां ला दी जाने का विरोध करते हुए दुकानदारों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान कुल 11 मूर्तियां पीओपी की मिलने से उन्हें जब्त किया गया है। साथ ही दुकानदारों से 56,000 का जुर्माना भी वसूल किया गया। दुकानदारों की ओर से किए जा रहे विरोध के दौरान दस्ते ने कहा कि पीओपी मूर्तियों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी ने प्रशासन को दिए हैं, जिसके आधार पर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी की ओर से हाल ही में आदेश जारी किए गए। पीओपी मूर्तियों की खरीदी बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। दुकानदारों से भी पीओपी मूर्तियों की बिक्री नहीं करने की अपील की गई। अपील के कुछ दिनों बाद अब जांच की जा रही है। दुकानदारों को सचेत कर काफी समय दिया गया है, अतः हाईकोर्ट और अन्य अदालतों के आदेश तथा मनपा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। दुकानदारों का मानना था कि पीओपी मूर्तियां नए सिरे से खरीदी नहीं गई है। गत समय की कुछ मूर्तियां बची हुई है। कोरोना काल में पहले ही काफी नुकसान हुआ है, जिससे कम इस वर्ष दुकानदारों को कुछ राहत देना था। दुकानदारों का मानना था कि शहर के कई हिस्सों में मूर्तियों का व्यापार होता है, लेकिन मनपा की ओर से मुख्य बाजार को ही टारगेट किया जाता है, जबकि इस बाजार में मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। कुछ अस्थायी दुकानदारों की ओर से बाहर से पीओपी की मूर्तियां लाकर व्यापार किया जा रहा हो तो उन्हें रोका जाना चाहिए। शहर की सीमा पर ही इन्हें रोककर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मनपा बाजारों में कार्रवाई कर बेवजह त्योहारों के दौरान दुकानदारी का समय खराब कर रही है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति की नई कार्यकारिणी के लिए गत 3 वर्षों से चल रही न्यायिक लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब पुनः अहमद शेख की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाईकोर्ट की ओर से गत समय 2 सप्ताह का समय तो दिया था, किंतु भविष्य में पुनः समय नहीं मिलने का अल्टीमेटम भी दिया था। लेकिन सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की ओर से कुछ तकनीकी परेशानियों के चलते हलफनामा पेश करने में देरी होने से कुछ समय देने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद न्यायाधीश एएस चांदूरकर और न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला ने सरकार को अब केवल 3 दिन का समय प्रदान किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एएम घारे का मानना था कि कानून में प्रदत्त अधिकार और धाराओं के अनुसार प्रशासक का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता है। वर्तमान प्रशासक को 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे में न तो एपीएमसी की नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव हो रहे हैं और न ही प्रशासक बने रह सकते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता घारे ने कहा कि याचिका का मूल आधार प्रशासक की नियुक्ति बने होने का है, जिससे इस संदर्भ में कानूनी निपटारा जरूरी है। वर्तमान में अलग अलग मुद्दों को लेकर 2 याचिकाएं दायर की गई है। एक में प्रशासक के कार्यकाल को चुनौती है, तो दूसरी याचिका में पहल की कार्यकारिणी को दिए गए 6 माह के कार्यकाल वृद्धि का मसला शामिल है। अधिवक्ता घारे ने कहा कि वर्तमान में प्रशासक का कार्यकाल जारी नहीं रह सकता है और चुनाव कराने का पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है, किंतु चुनाव भी नहीं हो रहे हैं। क्रोनोलॉजी प्रस्तुत करते हुए अदालत को बताया गया कि 23 फरवरी 2012 को इसके पूर्व एपीएमसी की कार्यकारिणी गठित की गई थी। 9 मार्च 2012 को कार्यकारिणी की पहली बैठक ली गई। 8 मार्च 2017 तक इस कार्यकारिणी का कार्यकाल तय था। इसे देखते हुए संबंधित विभाग की ओर से मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। शांतिनगर पानी की टंकी के पास उस समय कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई,
जब गत 6 माह से लगातार जलापूर्ति खंडित होने तथा कई इलाकों में दूषित जलापूर्ति होने के कारण पार्षद आभा पांडे के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने पानी की टंकी पर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी देर तक चले हंगामे के बीच ही अधिकारियों से हुई चर्चा के बाद लिखित आश्वासन मिलने पर प्रदर्शन खत्म किया गया। प्रदर्शन के दौरान पार्षद आभा पांडे ने बताया कि शांतिनगर, गोंडपुरा, तेलीपुरा, बांगड़े प्लॉट, बस्तरवारी, 5 नंबर बीड़ी कारखाना, श्रीरामवाड़ी, लालगंज जैसे क्षेत्रों में गत अनेक दिनों से नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। हालांकि खंडित जलापूर्ति को किसी तरह से सहन किया जा रहा है, किंतु इसमें भी दूषित जलापूर्ति होने से लोगों में रोष था। इस संदर्भ में कई बार शिकायत की गई, किंतु सुधार के नाम पर केवल लीपापोती होती रही है। परेशानी असहनीय होने के कारण इस तरह का कदम उठाया गया। पार्षद पांडे ने कहा कि कुछ दिनों तक स्थिति सामान्य रहने के बाद पुनः जल संकट शुरू हो जाता है। इसे लेकर कई बार आंदोलन किए गए। प्रत्येक आंदोलन के समय आश्वासन दिया गया, जिसके बाद कुछ दिन जलापूर्ति सामान्य होती है, लेकिन जल्द ही स्थिति जैसी थी वैसी ही हो जाती है। लेकिन प्रशासन की ओर से स्थायी हल नहीं निकाला जा रहा है। जानबूझकर इस परिसर में परेशानी खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। हंगामे की जानकारी मिलते ही कार्यकारी अभियंता गणवीर और अन्य अधिकारी टंकी के पास पहुंच गए, जहां 4 घंटों तक चली चर्चा के बाद अधिकारियों की ओर से समस्या हल करने का लिखित आश्वासन दिया गया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। नागपुर जिले के पालक मंत्री नितिन राउत ने गणेशोत्सव मंडलों को घरेलू दर पर बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों व शांति समिति के पदाधिकारियों की बैठक जिमखाना में आयोजित की गई थी, जिसमें वे बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गणेश मंडलों को अखंडित बिजली आपूर्ति की जाएगी। किसी तरह की तकनीकी खराबी हुई तो सुधार के लिए बिजली मंडल के कर्मचारी तत्काल पहुंचेंगे। पालक मंत्री नितिन राउत ने कहा कि कोरोना का संकट अभी भी टला नहीं है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का आगमन सिटी में हो गया है। आगे के 15 दिन धोखादायक होने की आशंका विशेषज्ञों ने बताई है। शहर में डेंगू मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इन स्थितियों को देखते हुए गणेशोत्सव मंडलों को सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी के तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। राउत ने संबंधित विभागों को सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडलों के पंजीयन की प्रक्रिया को सरल करने का निर्देश दिया। मंडलों से उन्होंने अपील की कि सामाजिक मदद के उपक्रमों का आयोजन करें। कोरोना काल में अनेक बच्चे अनाथ हुए हैं, उनकी मदद की अपील भी की। बैठक में महापौर दयाशंकर तिवारी, विधायक ठाकरे, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और जिलाधिकारी ने भी अपनी बातें रखी। मंडल सदस्यों के प्रश्नों का निराकरण भी किया गया। तो वीकेबी न्यूज में सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।